हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, आज का हमारा टारगेट क्या है? क्लास 10th साइंस, साइंस में केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये पार्ट फर्स्ट है। यानी क्लास 10th का जो साइंस है उसमें केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, जो कि बोर्ड परीक्षाओं में बार बार आते हैं। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट हमारा है, निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। हमको आईयूपीएसी नाम बताना है यौगिक का। पहला यौगिक हमारा है C3H7CHO। देखिए, इसमें ग्रुप जो क्रियात्मक समूह हमारा है वो एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है। तो सबसे पहले हम कार्बन की श्रृंखला लंबी कर देते हैं इनको। तो ये हमारा हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CHO। और इसमें क्रियात्मक समूह हमारा CHO है, तो यहीं से गिनती शुरू करेंगे, 1 2 3 4। तो इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि एल्डिहाइड के लिए अल जुड़ता है, कार्बन 4 है, तो यहां हो जाएगा 1 यानी 1, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो 1 ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल हो जाएगा। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। दूसरा देखिए, ये कीटोन समूह जुड़ा हुआ है, तो गिनती चाहे इधर से चाहे इधर से कहीं से भी कर सकते हैं। तो 1 2 3, तो 2 के साथ क्रियात्मक समूह है, तो नाम हो जाएगा 2। 3 कार्बन, तो ये हो गया प्रो, सिंगल बॉन्ड तो एन, और जो प्रोपेन हो गया। और कीटोन समूह का जो अनुलग्न होता है वो ऑन होता है, तो नाम हो जाएगा 2 प्रोपेनोन। ठीक, ये हमारा हो गया। आगे देखिए, इसमें क्रियात्मक समूह हमारा अल्कोहल है, तो गिनती हम इधर से करेंगे, इधर से क्रियात्मक समूह नजदीक है, तो 1 2 3 4 5 6। तो पहले के साथ वो एक समूह जुड़ा हुआ है, तो यहां हो जाएगा 1, 6 कार्बन है, देख लीजिए, तो 1 हेक्सेन हो गया, और इसके साथ जुड़ता है ऑल, तो नाम हो जाएगा 1 हेक्सेनॉल। ये हो गया। इधर देखिए, दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड इधर से है, इधर से भी दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, तो गिनती हम चाहे जहां से कर सकते हैं। तो 1 2 3 4, टोटल कार्बन 4 है, तो एल्क का नाम हो जाएगा ब्यूट, और दूसरे कार्बन के साथ हाइफन दीजिए, दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है, तो ब्यूट 2 आइन, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ कारण देते हुए लिखिए। देखिए, रिएक्शन दिया गया है, हमको ऑक्सीकारक और अपचायक बताना है। देखिए, रिएक्शन दिया गया है Cu2 प्लस जलीय, ये देखिए पदार्थ की अवस्था बता रहा है। Cu2 प्लस जो है एक्वस में है, यानी जलीय है, प्लस Zn जो है ठोस सॉलिड है, एरो, Cu ठोस है, और प्लस Zn2 प्लस जलीय है। देखिए, हम ऑक्सीकारक और अपचायक तभी छांट पाएंगे जब हम ये जानेंगे कि कहां पे ऑक्सीकरण हो रहा है और कहां पे अपचयन हो रहा है। ठीक है, जब हम ऑक्सीकरण और अपचयन छांट ले जाएंगे, तो जिनका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक कहलाते हैं, और जिनका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ छांट सकते हैं। ठीक, तो पहले देखिए, यहां पे Cu जो है Cu2 प्लस Cu में चेंज हो रहा है, और Zn जो है ये Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, तो Cu2 प्लस जो है ये Cu बना रहा है। तो Cu2 प्लस Cu तभी बनाएगा जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्योंकि +2 का मतलब इस पे 2 प्लस का चार्ज है, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया तो Cu बना लिया। और ये क्या किया, ये Zn जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Zn2 प्लस बना लिया। तो देखिए, यहां जो अवक्रिया हुई है ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है वो अवक्रिया कहलाती है अपचयन। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है वो अवक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण। ठीक है, तो यहां देखिए, यानी ये जो Cu2 प्लस है ये क्या कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, ठीक है,
और Cu बना लिया, तो यहां जो अभिक्रिया हो गई वो हो गई अपचयन, और जिनका अपचयन होता है वो कहलाते हैं ऑक्सीकारक। ठीक है, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। दूसरा हमारा जो पॉइंट है, ये Zn जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन को का त्याग कर रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो इस पे 2+ का चार्ज आ गया, और यहाँ जो अपक्रिया हुई इलेक्ट्रॉन को त्याग किया गया है तो ऑक्सीकरण अपक्रिया हो गई। ठीक, और जो जिनका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक कहलाते हैं, अपचायक पदार्थ हो गया। ठीक, यानी हम कह सकते हैं कि जो Cu2+ है ये ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक है, तथा Zn अपचायक है, अपचायक पदार्थ है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित अपक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए रिएक्शन दिया गया है, हमको इनका संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है इनके सूत्र के साथ। ठीक है, तो देखिए दिया गया है पहला मरकरी ऑक्साइड एरो उष्मा है, मरकरी प्लस डॉट डॉट, इसी को हमको भरना है। ठीक है, तो मरकरी ऑक्साइड का जो सूत्र होता है ये होता है HgO। ठीक है, एरो उष्मा यानी इसको हीट किया जा रहा है, मरकरी का सूत्र होता है Hg और प्लस। ठीक है, तो देखिए प्लस जो डॉट डॉट जो उत्पाद बन रहा है उसको हमको लिखना है। तो देखिए मरकरी यहां से निकल गया है, बचा है ऑक्सीजन, तो ये O2 बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, बैलेंस हो गया। लेकिन देखिए मरकरी यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। दूसरा देखिए कह रहा है आयरन थर्ड ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम एरो डॉट डॉट प्लस डॉट डॉट। ठीक है, तो आयरन थर्ड ऑक्साइड जो का सूत्र जो होता है ये होता है Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम का जो संकेत होता है Al एरो। तो ये देखिए जो एल्यूमिनियम है ऑक्सीजन से अपक्रिया कर लेगा तो बना देगा Al2O3, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, और प्लस जो है Fe बाहर हो जाएगा, तो प्लस Fe जो है बाहर हो गया। Fe 2 बार है तो यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, ये बैलेंस हो गया। एल्यूमिनियम 2 बार है तो यहाँ भी 2 से गुणा कर दीजिए, ये बैलेंस हो गया। तीसरा हमारा है जिंक कार्बोनेट एरो जिंक ऑक्साइड प्लस डॉट डॉट। ठीक है, तो जिंक कार्बोनेट का सूत्र होता है ZnCO3 एरो, तो ये जिंक ऑक्साइड बना रहा है, तो जिंक ऑक्साइड का सूत्र होता है ZnO प्लस। अब देखिए ZnO बना है, अभी देखिए यहाँ पे CO2 बचा है क्योंकि एक ऑक्सीजन इसके साथ चला गया, तो प्लस बन जाएगा हमारा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर हो जाएगी। आगे हमारा है कॉपर सल्फाइड, तो कॉपर सल्फाइड का जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा Cu2S। ठीक है, प्लस ये है क्यूप्रस ऑक्साइड, तो क्यूप्रस ऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो Cu2O हो जाएगा एरो डॉट डॉट। देखिए यहां हमारा कॉपर धातु बाहर हो जाएगा, तो Cu बाहर हो गया, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, जो ये सल्फर है ये ऑक्सीजन से अपक्रिया कर लेगा, तो प्लस SO2। ठीक है, अब इनको बैलेंस करना है। देखिए यहाँ ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे 2 है, तो पहले यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, ऑक्सीजन 2 इधर 2 इधर, ये बैलेंस हो गया। अब देखिए कॉपर कितना है, 2 दूना 4 यहाँ पे हो गया हमारा, और 2 यहाँ पे है, 4 2 हो गया 6, तो 6 है तो इधर 1 है, तो 6 से यहाँ गुणा कर देंगे। सल्फर बैलेंस है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणी देना हमको। पहला हमारा है साबुनीकरण, दूसरा है हाइड्रोजनीकरण, और तीसरा है हमारा प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो सबसे पहले हम लोग साबुनीकरण को समझते हैं। ठीक है, तो साबुनीकरण क्या होता है, तेल और वसा का वो जैसे कोई प्रबल क्षार है, तेल और वसा का किसी प्रबल क्षार के साथ क्रिया द्वारा साबुन तथा ग्लिसरॉल का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं साबुनीकरण। ठीक है, देखिए साबुनीकरण तेल अथवा वसा के साथ प्रबल क्षार जैसे NaOH या KOH
की अपक्रिया से साबुन व ग्लिसरॉल बनने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। देखिए रिएक्शन वसा प्लस प्रबल क्षार, ये हमारा साबुन बनेगा और उसके साथ ग्लिसरॉल बनता है। रिएक्शन आप लोग देखिए, CH2 COO C17H35 और ये हमारा हो जाएगा CH COO C17H35 CH2 COO C17H35। ये हमारा वसा है जिसको हम लोग स्टीएरेट कहते हैं, स्टीएरेट, यही हमारा है वसा। ये उच्च वसीय अम्ल होता है। इसके साथ किसी प्रबल क्षार का रिएक्शन करवाएंगे जैसे NaOH, इसको हम लोग लेते हैं 3 टाइम्स, 3 बार लेते हैं। जैसे NaOH एक बार ये हो गया, NaOH 2 बार हो गया, ये NaOH 3 बार। यहां हम 3 लगा के एक ही बार भी लिख सकते हैं। देखिए ये इतना पार्ट एक साथ जुड़ जाता है Na के साथ, और ये जो बचता है ये OH के साथ जुड़ जाता है। तो यहां हमारा बनेगा CH2OH CHOH CH2OH। देखिए ये तीनों कार्बन, ये तीनों OH के साथ जुड़ जाएंगे, इसी का नाम होता है ग्लिसरॉल, या इसको ग्लिसरीन हम लोग कहते हैं। और प्लस इसके साथ देखिए ये C17H35 COO Na, इसके साथ जाए 3 बार ये बनेगा, तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स C17H35 COO Na। इसी को हम लोग कहते हैं साबुन। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो इधर देख लीजिए, थोड़ा सा उधर कट रहा होगा। तो ये हमारा हो जाएगा C17H35 COO Na, ये 3 टाइम्स बनेगा, इसी को हम लोग कहते हैं साबुन। नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए इसके बाद का जो हमारा हाइड्रोजनीकरण है और प्रतिस्थापन क्रिया है, इसको हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है, ठीक, थैंक यू।